6 बार सांसद बने और लगातार कई साल कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे और आसपास के ज़िलों में काफ़ी लोकप्रियता है, नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कुछ मुद्दों पर, जैसे कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसमें कुछ निर्दोष लोग मारे गए। तो अभी तक जो लोगों की उम्मीद है तो उस पर सरकार क्यों देरी कर रही है? सरकार ये पहलगाम को लेकर के, जो भी पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस पर लोगों का ये है कि मोदी सरकार हमला करेगी, कुछ करेगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, देर हो रहा है सरकार की तरफ और लोगों में काफ़ी आक्रोश है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं पहुंचाना चाहता हूं कि जो लोग तत्काल हल चाहते हैं उनको ये देखना चाहिए ये समस्या शुरू कब हुई और शुरू किसके समय में हुई और आज तक इस मुद्दे को लेकर के इस देश ने क्या क्या झेला है। इसी मुद्दे के कारण 3 युद्ध हुए, लाखों की संख्या में जनहानि हुई, जिसमें सैनिक भी हैं, आम आदमी भी हैं। और मौजूदा सरकार ने, यानी मोदी जी की सरकार ने जो सबसे बड़ा काम किया वो धारा 370 का समाप्त किया। और हम कह सकते हैं कि ये आतंकवाद अंतिम सांस ले रहा है। पाकिस्तान जब 3 युद्ध लगातार हार गया तो उसने अपनी रणनीति बदल दी और छिप करके वार करना, धोखे से वार करना। ऐसी घटना पार्लियामेंट पर जब अटैक हुआ तब हुआ, बॉम्बे में हुआ और आज ये हुआ। तो युद्ध के कई नियम होते हैं। सीधे हमला कर देना, कुछ लोगों को ये बहुत अच्छा लगता है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए। देखिए, सरकार को अपना काम करने दीजिए और सरकार अपना काम कर भी रही है। कुछ बातें ऐसी हैं जो बोली जा सकती हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो नहीं बोली जा सकती। ऐसा नहीं है कि सरकार इस घटना के बाद चुप बैठी है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार अपना काम कर रही है और इसका खामियाजा जो आतंकवादी हैं, उनके समर्थक जो हैं, उनको भोगना पड़ेगा और भोग रहे भी हैं। लेकिन तत्काल युद्ध ये हमारी आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता है और ऐसी आशा हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना मान करके चलिए कि सरकार इनको माफ़ करने वाली नहीं है, ये भूलने वाली घटना नहीं है। लेकिन उसका परिणाम किस प्रकार से होगा, कैसा होगा, ये छोड़ देना चाहिए। दूसरा है कि 30 लीटर दूध में जो है 1 लीटर घी तैयार होता है और 1 लीटर घी तैयार होता है, लेकिन रामदेव की कंपनी पतंजलि 600 रुपये में बेच रही है। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? देखिए, ये मुद्दा कई साल पहले मैंने ही उठाया था और ये सवाल केवल रामदेव का नहीं है। रामदेव एक नाम आ गया। आज देखिए, जो लोग गाय पाले हुए हैं, गुजरात में भी, या भैंस पालते हैं, दूध निकालते हैं, अगर हम किसान का प्रति लीटर खर्च क्या आता है उसको अगर हम निकालेंगे, उसकी मेहनत
चारे की कीमत, पूंजी, समय सब निकाल करके लगभग 1 लीटर दूध पैदा करने में 125 रुपये का खर्चा है। और आज भी मार्केट में दूध अधिकतम से डेयरी वगैरह पर 70 रुपये किलो बिक जाता है, जो लोग दूध का अच्छा दाम देते हैं। और वैसे तो 40 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया ही मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये छोटा मोटा सवाल नहीं है। इसके गुनाहगार केवल रामदेव नहीं है। आज मैंने अभी गोंडा में एक इंटरव्यू दिया था, किसी ने सवाल किया था कि गांव से बेरोजगारी कैसे दूर होगी। तो मैंने कहा था कि गांव से बेरोजगारी केवल लागत जो हमारी प्रति लीटर दूध की आती है उसी के हिसाब से हमको कीमत मिल जाए तो गांव के लोग शहर जाना बंद कर देंगे। आज घाटे का सौदा हो रहा है। और इसीलिए जो गऊ है, गाय माता है, जो है गऊ है, उसकी बड़ी दुर्दशा भी है। जो गऊ पालते हैं वो घाटे का सौदा है उनका। और इसीलिए जो अपने खाने के लिए दूध पैदा करते हैं वो उसकी लागत नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो अपने खाने के लिए पैदा करते हैं। वो लागत नहीं जोड़ते हैं, लागत जोड़ करके नहीं खाते हैं। और जो लोग खरीद करके खाते हैं उनको सस्ता चाहिए, क्योंकि अगर पूरी लागत मिलेगी तो महंगा पड़ेगा। तो इसी के कारण आज नकली घी भी बिक रहा है, इसी के कारण आज नकली पनीर भी बिक रहा है, इसी के कारण आज नकली दही भी बिक रहा है। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, ये केवल रामदेव जी ही इसके गुनाहगार नहीं है। और कुछ तो गलती हम उपभोक्ता भी करते हैं। तो लेकिन 30 लीटर गाय के दूध में 1 लीटर घी बनता है, और भैंस के दूध से 22 लीटर कह सकते हैं, 24 लीटर बनता है। और आज भी 800 रुपये, 700 रुपये, पहले तो 600 में बिकता था, लेकिन आज भी 800 में, 900 में घी उपलब्ध है। अब अगर 50 रुपये का रेट पकड़ लीजिए तो 1500 का तो दूध हो गया, और 700 में, 800 में घी मिल रहा है। लेकिन ये छोटी मोटी बहस नहीं है, बहुत लंबी बहस है। रामदेव इसके बड़े खिलाड़ी थे। अब जागरूकता फैली है, लोग सावधान हुए हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हमारा काम है बोलना, हम बोल रहे हैं। एक सवाल जैसे ये है कि रामजी सुमन द्वारा महायोद्धा यानी राणा सांगा पर अमर्यादित टिप्पणी की गई, उसको लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा गया। तो उसको लेकर आप क्या चाहते हैं? देखिए, चाहे रामजी लाल सुमन हो और चाहे अन्य कोई हो, हमारे देश में महापुरुषों का अपमान करने का एक फैशन चल रहा है। अब जैसे कांग्रेस पार्टी राम को ही काल्पनिक मानती है, राम सेतु को ही काल्पनिक मानती है, राम के ही अस्तित्व पर सवाल उठाती है। तो अकेले रामजी लाल सुमन की बात क्यों किया जाए? तो मेरा मानना है कि जो लोग भी ऐसी बात उठाते हैं जिससे किसी समुदाय के, किसी जाति विशेष के, किसी मजहब के लोगों की भावना को ठेस पहुंचता हो, उनको ये बात, ऐसी बातें हमें नहीं उठाना चाहिए। और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि हमने देखा है लगभग 30-35 वर्ष के जीवन में ये देखा हूं कि तमाम लोग इस बात के लिए मुद्दे उठाते हैं कि मैं चर्चा में आ जाऊं, लोग मुझको जान जाएं और फिर सरकार मुझको सुरक्षा दे दे।
ये लोगों सरकार, हाँ, लोगों का मानना है सरकार मुझको सुरक्षा देगी। अब जैसे आपने अभी महाराष्ट्र में एक नेता की बात अभी की थी, जिस पर बोलने से मैंने मना कर दिया, राज ठाकरे की। राज ठाकरे जब तक उत्तर भारत के मजदूरों की पिटाई करते रहे तब तक सरकार से उन्हें पूरी सुरक्षा प्राप्त थी, उनको पूरी सुरक्षा प्राप्त थी। यानी कि गरीबों को पीटेंगे और सरकार सुरक्षा देगी। आप किसी धर्म या मजहब या जात विशेष के महापुरुषों का अपमान करेंगे, सरकार आपको सुरक्षा देती है। क्यों? तो इसलिए सबसे पहले ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं देना चाहिए। जहाँ तक आपने रामजी लाल सुमन की जो बात की, उनका बयान निंदनीय है, गलत है। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और किसी को नहीं देना चाहिए, किस तरह और किसी के बारे में नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर केवल कमी ही देखी जाएगी, जब जैसे भगवान राम पर भी कुछ लोग सवाल करते हैं, प्रकरण उठाते हैं कि बाली ने कहा था कारण कौन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव मैं प्यारा, इस पर भी सवाल उठता है। सीता माता को अग्नि परीक्षा के बाद दोबारा वन जाना पड़ा, त्याग दिया, इस पर भी सवाल उठता है। तो सवाल उठाना बंद करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। किसी के जीवन में भी आप झांकेंगे और अपने नजरिए से देखेंगे तो कुछ ना कुछ कमी नजर आएगी। भगवान कृष्ण के ऊपर भी सवाल बनता है, सबके ऊपर सवाल बनता है, गांधी जी के ऊपर भी सवाल बनता है, नेहरू जी के ऊपर भी सवाल बनता है। तो ये सवाल उठाना बंद करिए। अगर इससे देश को कोई बहुत बड़ा फायदा हो रहा हो तो उठाइए। अब राणा सांगा की परिस्थिति क्या थी, महाराणा प्रताप की परिस्थिति क्या थी, झांसी की रानी की परिस्थिति क्या थी, शिवाजी का क्या योगदान है, संभाजी का क्या योगदान है, गुजरात में भी तमाम क्रांतिकारी हुए, इनका क्या योगदान है। तो इसको आप देखो, इनका योगदान क्या है। बस आप कमी निकालने का काम करते हो। किस किस की कमी निकालोगे, कब तक निकालोगे, क्यों निकालोगे? अब आपको केवल राणा सांगा की कमी दिखाई पड़ती है, आपको अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती है। जरा तुलना करिए अपने आप को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई राज्यों में आपकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और युवा पीढ़ी आपको ज़्यादा मानती है। एक झलक पाने के लिए अपने नेता जी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उस पर आप कुछ कहेंगे? युवा पीढ़ी आपको ज़्यादा मानती है। पहले तो हम तो ये जानते थे गोंडा और आसपास के ज़िले, लेकिन ये गोंडा ही नहीं, कई राज्यों में मैं सोशल मीडिया और इसके ज़रिए मैं खुद देखता हूँ कि नेताजी कोई फेसबुक के ज़रिए, कोई व्हाट्सएप के ज़रिए नेताजी से जुड़ा हुआ है। तो आप इसकी अब इसमें लोगों को धन्यवाद है। हो सकता है मेरी वाणी उनको पसंद आती है, हो सकता है जो मेरा जीने का तरीका है वो उनको पसंद आता हो। इसमें कोई मेरा विशेष नहीं, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, साधारण परिवार में पैदा हुआ, किसी राजा महाराजा या रानी के पेट से नहीं पैदा हुआ, किसान परिवार में पैदा हुआ। और जो कुछ सामने आता है उसका सामना करते हैं। हमारे देश का एक स्वभाव रहा है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है और दिखाई पड़ता है तो लोग साथ खड़े हो जाते हैं। और लगभग 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि पूरा देश मेरे साथ है। 100% गारंटी नहीं होती है, 100% कुछ नहीं होता है, कुछ ना कुछ होता है, लेकिन हर देश में, हर देश के हर प्रांत में और हर वर्ग में मुझको समर्थन है। तो यह रहे हमारे पूर्व सांसद नेता ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, जो आज गुजरात की धरती यानी सूरत पर पधारे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूरत आने पर हमारे चैनल की तरफ से। और महेंद्र सिंह परमार जो आपको दिखा रहे थे, तो उनको भी